ये जरूर जानती हूँ कि आगे से अगर किसी बहन किसी बेटी के साथ कोई भी अत्याचार हुआ अब हम उनको किसी को नहीं छोड़ेंगे। आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी चाहिए जब आपको कुछ बड़ा करना है। तो मैंने उसके रूप में ही करा क्योंकि मैं इसके अलावा क्या कर सकती हूँ। तो मुझे लगा कि मुझे मुंडन करके मुझे अपने बाल कटवा के समाज को एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम कमजोर नहीं हुए, हम लोगों के अंदर बहुत ताकत है, हम लोगों को लड़ना है। सबसे पहला काम जो हमारी सरकार ने करा था वो ये करा था कि इन्होंने बुलडोजर चलवाए उस होटल में जिसमें अंकिता की हत्या हुई। जिस बिस्तर पे वो सोते थे उसको पानी में डलवाया। क्या आपने आज से पहले ये सुना था कि किसी भी क्राइम सीन में बुलडोजर चलाया गया? लेकिन उस वक्त इस प्रदेश के लोगों ने भी और सरकार के लोगों ने इसको एक इवेंट बना दिया कि वाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्याय देने के लिए बुलडोजर चलाया। जबकि ये सच्चाई ये थी कि उन्होंने उस आदमी को बचाने के लिए जो अंकिता के शोषण में इन्वॉल्व था, जो अंकिता के हत्याकांड में इन्वॉल्व था, उसको बचाने के लिए वो बुलडोजर चलाया था। जब मेरे मन में कुछ था तो मैंने वो कर दिया और मुझे पता नहीं कि मतलब शाम को मैं जब घर पे बात करूंगी तो क्या होगा। लेकिन बोलती है मुझे लगा कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ जाना चाहिए क्योंकि हम लोग इस लायक है ही नहीं कि हम किसी के अधिकार की बात कर सकते हैं। पर मैंने अपने हस्बैंड को कल बोला कि यार कल मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कि ऐसा क्यों करना चाह रहे तुम, प्रोग्राम करना चाहते? मैं नहीं यार, प्रोग्राम नहीं करना, प्रोटेस्ट नहीं करना, मुझे मैसेज देना लोगों को कि जब जब औरतों के ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे, जब जब हमारे बहनों के ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे तो हम लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। और वो उसका एक ये छोटा सा उदाहरण है और श्रद्धांजलि के रूप में मैंने ये बालों पर त्याग किया है। तो क्या ज्योति रौतेला को हम पौड़ी से या किसी अन्य सीट से प्रत्याशी लोकसभा का देखने वाले हैं? देखिए, मैंने वैसे सच्चाई बताऊं तो अभी तक तो ये डिसाइड नहीं करा, लेकिन हाँ मुझे लगता है कि मुझे मांगना चाहिए टिकट और ये मेरा अधिकार बनता है। मुझे तो मैं पहाड़ महिलाओं से भी और बहनों से भी और भाइयों से भी एक मैसेज जरूर देना चाहूँगा कि बहुत हो गया, हम लोग बहुत बेवकूफ बनना चाहो, हम लोग अपने अधिकारों को बात नहीं करना चाहो। आप दलगत राजनीति से मत आ जाओ, आप अपर बच्चों को भविष्य देखो, आप अपर क्षेत्र विकास देखो। आप नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 डिजिटल चैनल यूके वाणी लाइव में। प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष ज्योति रौतेला जी, जिन्होंने आज यहाँ पर अपने बालों का त्याग किया है, आज उन्हीं से हम 1-to-1 करने के लिए यहाँ पर आए हैं। नमस्कार मैम, स्वागत है आपका सबसे पहले यूके वाणी। नमस्कार, थैंक यू सो मच। मैम, सवाल कई सारे हैं लेकिन शुरुआत हम जो सबसे चर्चित आज मामला जो है, जो कि प्रदेश में एक ऐतिहासिक जिसे कहेंगे और ना ही कभी ऐसा देखने को भी मिला होगा। अब हम पहाड़ों के अंदर और प्रदेश के अंदर कई ऐसे महिला नेत्रियां आज से पहले आई होंगी, लेकिन इस तरीके के मुंडन करवाने का कभी किसी ने हिम्मत नहीं की होगी। सबसे पहले तो मैम ये बताइए कि इस प्रकार की हिम्मत कहाँ से आई? देखिए, मेरा मन बहुत दुखी था और बहुत दिन से था कि मुझे लग रहा था कि हम लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं और महिलाएं भी अपने आप में हम लोग नेतृत्व की बात करते हैं। लेकिन जब हमारे प्रदेश के एक बेटी के साथ, जब अंकिता भंडारी के साथ इतना बड़ा हत्याकांड हुआ और 1 साल बीतने पे भी उसको न्याय नहीं मिल पाया, तो हमको कुछ करना चाहिए। 2-3 चीजें मेरे मन में थी। शुरुआत अंकिता भंडारी से हुई। उस वक्त मैं यहाँ पे नहीं थी, मैं हमारी पार्टी का भारत जोड़ो यात्रा चल रहा था, लेकिन जब से मैं वापस आई रही लेकिन इस पर कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मन विचलित हुआ जिस दिन मणिपुर में मैंने महिलाओं को नग्न अवस्था में घूमते हुए देखा और मुझे लगता है कि मैं कहीं रात सोई नहीं। मुझे लगा कि ये किस देश में हम क्यों राजनीति कर रहे हैं। बहुत ईमानदारी से बोलती है, मुझे लगा कि मुझे सब कुछ छोड़ छाड़ के घर बैठ जाना चाहिए क्योंकि हम लोग इस लायक है ही नहीं कि हम किसी के अधिकार की बात कर सकते हैं। महिला पहलवानों के साथ जो घटना घटी, मैं बहुत दिन जंतर मंतर में उनके साथ बैठी और मुझे लगा कि जब हमारा देश, हम नेतृत्व की बात करते हैं, हम राजनीति की बात करते हैं, हम महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन जब कुछ करने की बात है तो हम लोग बहुत लिमिटेड सोच के साथ चीजों को करते हैं। तो मेरे मन में था कि मुझे कुछ अलग करना है और मेरे मन में था कि मैं ऐसा क्या करूं जो लोगों को पता चले कि हाँ, महिलाओं के अंदर आज भी साहस है, आज भी उनके अंदर हिम्मत है और उनको कमजोर नहीं समझा जाए। और तब मैंने एक डिसीजन लिया था कि मुझे अपने सर के बाल मुंडवाने हैं। ये मेरे लिए भी टफ डिसीजन था, आसान नहीं है। आपको पता है कि हम लोग हिंदू रीति रिवाज में हम लोग बिलीव करते हैं और ना तो मेरे पेरेंट्स को ना मेरे इन-लॉज को ये पता है कि मैं आज ये सब कुछ कर चुकी हूँ या कर रही हूँ। हो सकता है उनको अब देख लिया उन्होंने। पर मैंने अपने हस्बैंड को कल बोला कि यार
कल मैं ऐसा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे कि ऐसा क्यों करना चाह रही, तुम प्रोग्राम करना चाहते हो? मैंने कहा नहीं यार, प्रोग्राम नहीं करना मुझे, प्रोटेस्ट नहीं करना मुझे मैसेज देना है लोगों को कि जब जब औरतों के ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे, जब जब हमारे बहनों के ऊपर अत्याचार बढ़ेंगे, तो हम लोगों को हिम्मत करनी पड़ेगी। और वो उसका एक ये छोटा सा उदाहरण है, और ये इसलिए मुझे करा है कि मेरा मन बहुत दुखी था। मुझे लगा था कि महिलाओं के स्वाभिमान के लिए हमको कुछ करना चाहिए, और जब कोई सरकार ही आपकी बात नहीं सुनती है, तो हम लोगों को उनको जगाने के लिए, एक मैसेज देने के लिए समाज में, ये मैंने आज जो श्रद्धांजलि के रूप में मैंने ये बालों का त्याग किया है। और मैम लिटरली मेरे भी मतलब समय खड़े हो रहे हैं आपको देखिए। और मैम मतलब महिलाओं का एक गहना होता है एक तरीके से, अगर बालों के केशों की अगर बात की जाए, आपको घबराहट नहीं हुई, डर नहीं लगा कि इस तरीके से आपने कहा घर वाले क्या कहेंगे, कुछ सोचा नहीं आपने? मैं थैंकफुली बहुत लकी हूँ कि मेरे घर वाले मुझे हमेशा सपोर्ट करते हैं। हाँ, इस बात के लिए वो मुझे क्या बोलेंगे मुझे अभी भी नहीं पता, क्योंकि मैंने उसके बारे में उसके बाद भी अभी तक घर पे हस्बैंड के अलावा किसी से बात नहीं करी, और वो मुझे बोल रहे थे कि कोई बात नहीं, तुमने जो डिसीजन लिया बहुत सोच के लिया होगा। तो ये बहुत मुश्किल काम है ये कि आप महिलाओं के लिए बोलते हैं कि उनके बाल उनका श्रृंगार है, और आपको अपनी सबसे प्रिय वस्तु त्यागनी चाहिए जब आपको कुछ बड़ा करना है। तो मैंने उसके रूप में ही करा, क्योंकि मैं इसके अलावा क्या कर सकती थी। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं था जो मैं समाज को एक मैसेज दे सकती थी। तो मुझे लगा कि मुझे मुंडन करके, मुझे अपने बाल कटवा के समाज को एक मैसेज देना पड़ेगा कि हम कमजोर नहीं हुए, हम लोगों के अंदर बहुत ताकत है, हम लोगों को लड़ना है। हम अपने आप को राजनीतिक पार्टी का हिस्सा बोलते हैं, हम लोगों को ये बोलते हैं कि हम लोगों की आवाज बनेंगे, लेकिन हम बनेंगे कैसे? उसके लिए आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। तो मैंने कुछ अलग करते हुए ये डिसीजन ले लिया, और जब मेरे मन में कुछ था तो मैंने वो कर दिया। और मुझे पता नहीं कि मतलब शाम को मैं जब घर पे बात करूंगी तो क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है कि आपको जीवन में कभी भी कुछ अलग करना ना, मैं सच्चाई है कि मैं राजनीति में तो पिछले 10 साल से हूँ, लेकिन मैं पिछले 20 साल से समाज सेवा कर रही हूँ। मैं लोगों के बीच में काम कर रही हूँ, मैं लैंसडाउन में एक ओल्ड एज होम चला रही हूँ। तो मुझे कुछ मेरे मन में शुरुआत से ये था कि मुझे जीवन में कुछ अलग करना है। और जब हमारी बेटियों की बात आई, जब हमारी बहनों की बात आई, उनके स्वाभिमान की बात आई, आज उत्तराखंड की हालत ये है कि उत्तराखंड में पिछले 1.5 साल में 2400 केसेस दर्ज हुए हैं, जिसमें महिलाओं के साथ रेप हुए हैं, उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हुआ है, उनके साथ रोज उनके अपहरण की घटनाएं घट रही हैं, और इन मामले ये लंबित मामले पड़े हुए हैं। हमारी एक स्त्री हेल्पलाइन है महिला कांग्रेस की, जो हमने पिछले साल लॉन्च करी, और आप यकीन नहीं करोगे कि हर दूसरे दिन हमारे पास डोमेस्टिक वायलेंस का केस आता है। मैम अंकिता भंडारी के लिए कहीं ना कहीं आपने जो अपने बालों को मतलब जो आपने सिर मनवाया अपना, क्या लगता है आपको बहन अंकिता भंडारी को 1 वर्ष बीत गया, अभी तक न्याय नहीं मिल पाया, क्या इससे उनको न्याय मिल पाएगा? देखिए, ये तो मैं नहीं जानती ईमानदारी से कि न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो हमारी सत्तारूढ़ सरकार है, जो भाजपा की सरकार है, ये तो गूंगी बहरी सरकार है। अगर इनको थोड़ी सी भी शर्म होती तो एक बेटी पहाड़ से निकली थी। आपको पता है, पहाड़ के माँ बाप के लिए सबसे टफ जॉब है उसके बच्चे को एजुकेशन देना। बहुत लिमिटेड संसाधन है। आज गांव में कौन लोग रह रहे हैं? अगर आप पहाड़ों एक या तो रिटायरमेंट लाइफ को अपने गांव में, उनको अपने गांव से बहुत प्यार है, वो अपने गांव में जाकर रिटायरमेंट लाइफ को जीना चाहते हैं, या वो लोग रह रहे हैं जिनके पास पैसा नहीं है, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, और वो जाके गांव में रह रहे हैं। उनको वो बड़ी मुश्किल से अपने बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, स्कूल से भेज रहे हैं, कॉलेज भेज रहे हैं। और उसमें से अंकिता भंडारी है कि मैं उसके गांव गई, उनका एक कमरे का घर है जिसमें वो रहते हैं। एक कमरे में उसके पेरेंट्स रहते हैं, एक कमरे में उसकी दादी रहती है, और नीचे बिल्कुल मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में वो लोग रह रहे थे। और जब वो बच्ची घर से निकली तो उसने एक सपना देखा होगा। आज से 20 साल पहले जब मैं घर से निकली थी, मैंने सपना देखा था कि मैं नौकरी करूंगी, मैंने करी। उसने भी इसी तरीके से एक सपना देखा कि मैं जाऊंगी, अपने पैरों पे खड़ी होंगी, और अपने परिवार को आर्थिक संबंधता दूंगी, इंडिपेंडेंट बनूंगी, और उसके लिए वो घर से बाहर निकली। लेकिन क्या हुआ उसके साथ? 21 दिन बाद उसकी हत्या हो गई। हत्या कैसे हुई? एक पूर्व राज्य मंत्री का बेटा, उस होटल का मालिक, उसको एक्स्ट्रा सर्विसेज देने की बात करता है। उसकी व्हाट्सएप चैट आप सब लोगों के सामने आई, और जब वो 18 सितंबर को होटल से गायब हो गई, 24 सितंबर को उसकी बॉडी मिली, तो बहुत सारी चीजें खुली। लेकिन सबसे पहला काम जो हमारी सरकार ने करा था, वो ये करा था कि इन्होंने बुलडोजर चलवाए उस होटल में जिसमें अंकिता की हत्या हुई।
जिस जिस बिस्तर पे वो सोते थे उसको पानी में डलवाया। क्या आपने आज से पहले ये सुना था कि किसी भी क्राइम सीन में बुलडोजर चलाया गया? लेकिन उस वक्त इस प्रदेश के लोगों ने भी और सरकार के लोगों ने इसको एक इवेंट बना दिया कि वाह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्याय देने के लिए बुलडोजर चलाया। जबकि ये सच्चाई ये थी कि उन्होंने उस आदमी को बचाने के लिए, जिसने जो अंकिता के शोषण में इन्वॉल्व था, जो अंकिता के हत्याकांड में इन्वॉल्व था, उसको बचाने के लिए वो बुलडोजर चलाया था। उसके बाद लगातार कांग्रेस पार्टी सीबीआई जांच की मांग करती रही, ये बड़े बड़े आश्वासन देते रहे। लेकिन आप सोचिए कि ऐसी क्या मजबूरी है सरकार की कि अगर हमें एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था, हमें ये बोलना चाहिए था कि देखिए आज हमारी बेटी, एक बेटी के साथ अन्याय हुआ, लेकिन आप लोग घबराइए मत। एक पिता, एक भाई, एक माँ जब अपनी बहन को घर से बाहर भेज रहे होंगे, अपनी बेटी को घर से बाहर भेज रहे होंगे, आज कहीं ना कहीं उनके अंदर ये डर होगा कि ये बेटी सुरक्षित आएगी नहीं आई। सरकार को एग्जाम्पल सेट करना चाहिए था। सरकार को अंकिता के हत्या में जुड़े हुए लोगों को फांसी दिलवानी चाहिए थी, लेकिन सरकार इसमें ढील दे रही है। सरकार कहीं ना कहीं ढुलमुल रवैया अपनाना चाह रही है, इस केस को ठंडे बस्ते में ले जाने की कोशिश कर रही है। तो मुझे ये तो नहीं पता कि उसके लिए मैं न्याय हम लोग ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, पर मैं ये जरूर जानती हूँ कि आगे से अगर किसी बहन, किसी बेटी के साथ कोई भी अत्याचार हुआ, अब हम उनको किसी को नहीं छोड़ेंगे, हम हिम्मत से लड़ेंगे। आज मेरी जो बहनें जिन्होंने मेरे साथ ये हिम्मत दिखाई, मेरी कमेटी की जो शिवानी सप्लैल जी, उन्होंने जो हिम्मत दिखाई, बाकी बहनों ने जो आज मुख्यमंत्री आवास के बाहर जो घेराव करा, ये मुझे पूरा विश्वास दिलाता है कि आज हमारी पहाड़ की महिलाएं, आज हमारे उत्तराखंड की महिलाएं, हमारे प्रदेश की महिलाएं जागरूक हो चुकी हैं और वो नहीं चाहती कि हमारी किसी बेटी के साथ अत्याचार हो। और मैं आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि इसके बाद अगर किसी भी बेटी के साथ अत्याचार होगा तो ज्योति रौतेला आपको अपनी पूरी टीम के साथ वहां खड़ी मिलेगी। मैम, बेरोजगारों की अगर बात करें तो लगातार उन पर लाठियाचार्ज हो रही है, सीबीआई की मांग की डिमांड करी जा रही है। छात्र छात्रा हैं जितने भी उत्तराखंड प्रदेश से जो आती हैं, वो क्या इस संदेश को समझ पाएंगे जो आज इतना बड़ा संदेश आपने दिया है? देखिए, उनको समझना चाहिए। मेरे को लगता है कि जो भी आज युवा पढ़ा लिखा है और परेशान है परिस्थितियों से, क्योंकि बड़ी मुश्किल से बच्चा पढ़ता है, लिखता है, उसके बाद वो किसी कंपटीशन की तैयारी करता है। हम लोगों ने भी करी, हम लोग नौकरी करना चाहते हैं, हम लोग अपने पैरों पे खड़ा होना चाहते हैं, लेकिन जब हम वो एग्जाम देते हैं तो वो पेपर लीक हो जाता है। जब हम उसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो ये सरकार हम पे लाठी बरसाने का काम करती है। तो मुझे लगता है कि आज युवाओं को, युवतियों को और इस प्रदेश की महिलाओं को, इस प्रदेश के बड़े बुजुर्गों को एक साथ खड़े होने की जरूरत है। उनको ये समझने की जरूरत है कि जो ये सरकार है, जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है, वो आपके बच्चों को रोजगार नहीं दिला पा रही है, महिलाओं को वो सुरक्षित कर नहीं पा रही है, महंगाई पर काबू कर नहीं पा रही है। आपको लड़वा के वो सत्ता हासिल जरूर कर रही है, लेकिन जब आपके मुद्दे, जब आपके बारे में बात करनी है, जब आपकी नौकरी के बारे में बात करनी है, जब महिलाओं, आपकी बेटी के बारे में बात करनी है, जब महंगाई के बारे में बात करनी, तब वो सरकार कोई भी बात नहीं करना चाहती। वो बात करना चाहती धर्म पे, हिंदू मुस्लिम पे, मंदिर मस्जिद पे। लेकिन अगर आप उनको बोलिए कि एक डिबेट आप हमारे साथ बेरोजगारी पे करिए, आप महंगाई पे करिए, इस देश की महिलाओं की सुरक्षा पे करिए, तो उस पर बात नहीं करना चाहिए।